हाय व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पीड ऑफ साउंड को डिस्कस किया था। स्पीड ऑफ साउंड में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह साउंड वेव जो है वो ट्रैवल करती हैं, और इस टॉपिक के अंदर न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड को भी हमने जो है वो डिस्कस किया था। तो न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड जो हमें मिला था वो √p/ρ मिला था, और इस फार्मूले की मदद से हमने जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की थी। जो स्पीड ऑफ साउंड हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है, वो हमें कितनी मिली थी? वो हमें मिली थी 279.17 मीटर पर सेकेंड मिली थी। अब ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से 16% कम वैल्यू है। तो मैंने आपसे कुछ सवालात किए थे कि ये 16% जो है स्पीड ऑफ साउंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कम किस वजह से मिल रही है, इसको किसने करेक्ट किया था। तो आज हम ये पढ़ेंगे जो है वो इसकी करेक्शन को। इसकी करेक्शन जो की थी वो करेक्शन लैप्लस ने की थी, ठीक है। लैप्लस वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन था, तो इसने इसको करेक्ट किया था। तो इस वजह से इस करेक्शन को कहा जाता है लैप्लस करेक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम आज के इस लैप्लस करेक्शन की तरफ, आज के टॉपिक लैप्लस करेक्शन की तरफ। तो इस टॉपिक चलने से पहले आप जो है वो सब्सक्राइब कर लें और जो है इस बेल के ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हाय व्यूअर्स, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो है स्पीड ऑफ साउंड, और स्पीड ऑफ साउंड में हम पढ़ेंगे लैप्लस करेक्शन, और मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो चलते हैं हम अपनी जो है लेक्चर की तरफ। लैप्लस करेक्शन जो दी थी वो पियर साइमन मार्क्यूस डी लैप्लस, इसने जो है ये करेक्शन दी थी, ठीक है। तो लैप्लस जो है इन 1816 लैप्लस एक्सप्लेन द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर स्पीड ऑफ साउंड। लैप्लस ने जो ये स्पीड और जो स्पीड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू और स्पीड ऑफ साउंड की जो है कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में जो कन्फ्यूजन थी उसको जो है वो 1860 में इसने दूर की थी वो कन्फ्यूजन। अब लैप्लस ने ये कहा, लैप्लस के मुताबिक the wave motion of sound wave is not an isothermal but it is an adiabatic process, a process in which heat does not flow into or out of the system। लैप्लस के मुताबिक साउंड वेव जो ट्रैवल करती हैं वो आइसोथर्मल प्रोसेस के मुताबिक ट्रैवल नहीं करती, बल्कि वहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब एडियाबेटिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है हीट ना ही सिस्टम में इन होती है ना ही सिस्टम में से आउट जा सकती है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ना हीट इन हो ना वहीं से आउट जा सके, तो उस सिस्टम को एडियाबेटिक सिस्टम कहते हैं, और वो प्रोसेस जो होगा वहाँ पे वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। अब जो है लैप्लस ने कहा कि कंप्रेशन और रेयरफिक्शंस बहुत फास्टली बहुत रैपिडली होते हैं। अब कंप्रेशन क्या है, रेयरफिक्शन क्या है, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे कर लेते हैं हम उसको डिस्कस। जो हमारे पास जो है कंप्रेशन एक जो है जहाँ पे एटम्स की जो है वो आपके पास क्या हो, मजमुआ जो है वो क्राउड जो है वो ज़्यादा हो, जैसे कि इस पॉइंट के ऊपर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो है वो हम कहते हैं कि क्राउड ज़्यादा है, तो ये कंप्रेशन कहलाएगा। जहाँ पे क्राउड नहीं है, क्राउड कम में, एटम्स और मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, तो वो रेयरफिक्शन कहलाता है। तो लैप्लस के मुताबिक कंप्रेशन और रेयरफिक्शन जो है बहुत जो है वो फास्टली होते हैं। तो एयर जो है वो फेल हो जाएगी हीट को लॉस करने में ड्यूरिंग कंप्रेशन, और ना ही हीट जो है वो रेयरफिक्शन में क्या होगी, गेन होगी। तो कंप्रेशन में ना ही हीट जनरेट हो रही है और ना ही जो है वो रेयरफिक्शन में क्या हो रही है, हीट गेन हो रही है। तो लैप्लस के मुताबिक हीट जो है वो एयर में क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट रिमेन सेम रहेगी, हीट चेंज नहीं होगी, तो उस प्रोसेस को जो है एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। तो लैप्लस ने ये कहा कि जब साउंड वेव इस एयर में से जब ट्रैवल करेंगी, ठीक है, जब साउंड वेव इस एयर में से ट्रैवल करेंगी तो जहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स का कंप्रेशन होगा वहाँ पे हीट जनरेट भी नहीं होगी, जहाँ पे रेयरफिक्शन होगा वहाँ पे हीट गेन भी नहीं होगी। तो साउंड वेव ट्रैवल करेंगी इस एयर में से एडियाबेटिक प्रोसेस
के तहत। ठीक है, तो अंडर एडियाबेटिक चेंजेस में जो बल्क मॉडुलस होता है वो बराबर हो जाता है गामा पी के। देखें अब यहाँ पे ये चेंजिंग आ रही है, जैसे कि जब न्यूटन के फार्मूला हमने पढ़ा था, तो न्यूटन के फार्मूले में जो है वो न्यूटन ने प्रोसेस जो है आइसोथर्मल प्रोसेस लिया था, और आइसोथर्मल में जस्ट और जस्ट बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर आ रहा था। लेकिन जो करेक्शन अब इसमें आ रही है, करेक्शन इसमें ये आ रही है कि लेप्लस ने जो प्रोसेस लिया साउंड के ट्रैवल होने का, वो प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस लिया था, और इस एडियाबेटिक प्रोसेस में जो है वो क्या चीज़ नहीं आ रही है, गामा आ रही है। तो बल्क मॉडुलस जो है वो बराबर है गामा पी के। अब गामा जो है वो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, गामा हम डिफाइन करते हैं द रेशो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गैसेस के लिए गामा की वैल्यू जो है 1.40 होती है। तो हमारे पास जो है स्पीड ऑफ साउंड हमें का फार्मूला हमें क्या मिलेगा, v इजिकल टू अंडर रूट बी अपॉन रो, बी बल्क मॉडुलस है और ये बेटा बराबर जो है वो गामा पी के बराबर है। तो इस b को रिप्लेस करके आप गामा पी रखें, तो ये है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन लैप्लस करेक्शन। तो लैप्लस ने करेक्शन करने के बाद, लैप्लस की करेक्शन के बाद जो हमें स्पीड ऑफ साउंड हमें मिला वो v इजिकल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। तो इस वजह से इस इक्वेशन को, इस फार्मूला को लैप्लस इक्वेशन फॉर स्पीड ऑफ साउंड कहा जाता है। अब इस फार्मूले की मदद से जो स्पीड ऑफ साउंड वो कैलकुलेट की गई, वो कितनी कैलकुलेट की गई, 3117.23 सेंटीमीटर सेकेंड। ठीक है, अब इस सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करने के बाद हमें स्पीड ऑफ साउंड क्या मिली, 331.1 मीटर पर सेकंड मिली। अब जैसे कि हमें पता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है, 332 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बिल्कुल क्लोजली एग्रीड है किससे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। तो यहाँ से जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहाँ से, कि लैप्लस की करेक्शन के बाद जो गामा इंक्लूड हुआ, गामा के इंक्लूड होने से स्पीड ऑफ साउंड में जो हमें स्पीड ऑफ साउंड जो मिली वो बिल्कुल क्लोजली एग्री जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के करीब करीब जो है हमें करीब करीब ये वैल्यू हमें मिली है। तो यहाँ से जो है वो हमें स्पीड ऑफ साउंड जो 16% कम आ रही थी, यहाँ से बिल्कुल वो क्या होगी, करेक्ट हो गई हैं। तो चलते हैं हम आगे, जो है वो दूसरे कुछ फार्मूलाज जो हैं स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के। अब जो सबसे पहले फार्मूला जो हमें मिला था वो लैप्लस की करेक्शन के बाद हमें मिला v इजिकल टू अंडर रूट गामा पी अपान रो। हम अब मज़ीद इसको देखते हैं। रो हमारे पास डेंसिटी है और डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। देन अब हम क्या करेंगे, रो की जगह पर मास पर यूनिट वॉल्यूम रखेंगे। वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड में था, जब ये ऊपर आएगा तो p के साथ मल्टीप्लाई होगा तो गामा पी अपान m के बराबर हो जाएगा। अब पी वी हमें पता है कि गैस लॉ के मुताबिक पी वी इजिकल टू एन आर टी के बराबर होता है। तो आप वहाँ पे एन आर टी यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर दी इस पी वी की जगह पर। ठीक है, यहाँ पे हमने एन आर टी को रख दिया। अब जो है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट मास इन ग्राम वो बराबर होता है 1 अपान मॉलिक्यूलर मास के। तो इस n अपान m को रिप्लेस करके आप इसकी जगह पर 1 अपान m जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड हमें मिलेगी v इज़ इक्वल टू ये गामा सेम यहाँ पर सेम, और n अपान m की जगह पर हमने 1 अपान m यहाँ पे रख दिया, और t हमारे पास ये सेम। तो ये स्पीड ऑफ साउंड जो है हमें मिल गई इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर मास एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसे हम R कहते हैं। ओके, तो हम आगे इसको लेकर चलते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास जो है स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री पर या 273 केल्विन पर जो है हमें जो मेंशन हम कर रहे हैं वो इस तरह से हम मेंशन करें। टी की जगह पर हमने 273 केल्विन रख दिया मैंने। ठीक है, और ये स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 273 केल्विन पर। कुछ हायर टेम्परेचर पे जब ज़ीरो से हम हायर टेम्परेचर पे जब जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री कोई भी आप ले लें, लेकिन वो 0 डिग्री से क्या हो, हाई हो, तो वहाँ पे जो है हम लिखते हैं, हम स्पीड ऑफ साउंड को मेंशन करते हैं वी टी से इज़ इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी अपान एम। अब ये टी टेम्परेचर सम हायर टेम्परेचर देन 0 डिग्री से ऊपर होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे वी टी रखा है।
अब हम क्या करेंगे कि इस b को डिवाइड करें, जो है डिवाइड करेंगे इस a के साथ, डिवाइड b विद a। सो हम इसको इस तरह लिखेंगे वी टी अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम। ये वी टी का जो है वो b जो इक्वेशन थी हमने वहाँ पे ऊपर रखी है, यहाँ पे इसको डिवाइड किया है किसके साथ, a के साथ, और a हमारे पास इक्वेशन हमारी ये इक्वेशन है। तो क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो वी टी अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम मल्टीप्लाई अंडर रूट एम अपॉन गामा आर 273। अब ये जो है गामा और आर और ये गामा आर ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये m और ये m भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम इसको बाकी हमारे पास कौन से टर्म बचे, एक टेम्परेचर बचा है और दूसरा 273 बचा है। तो अंडर रूट टी अपॉन 273 यहाँ पे हुआ, वी नॉट यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल की साइड आएगा तो इस पूरे टर्म के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई में आएगा। तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड एट सम हायर टेम्परेचर, कुछ 0 डिग्री से हायर टेम्परेचर के ऊपर जो स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला हमें मिला वो क्या है, वी टी इज़ इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट टी अपॉन 273 है। ठीक है, अब इस फार्मूले से हम ये देखते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। टेम्परेचर घटेगा तो उसके साथ साथ स्पीड ऑफ साउंड भी घटेगी। यही वजह है कि जब एक क्वेश्चन आता है कि वाई द स्पीड ऑफ साउंड इज़ ग्रेटर इन वार्म एयर, क्योंकि वार्म एयर में टेम्परेचर हाई होता है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से इस रिलेशन से ये ज़ाहिर हो रहा है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। लेकिन जब हम इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं, जो फार्मूला हमारे पास 1 है, इस 1 फार्मूले में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमारे पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। अब डेंसिटी और स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी स्पीड ऑफ साउंड कम होती जाएगी, डेंसिटी का कम होने से स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे इसको हम इस तरह समझते हैं कि सुबह के टाइम हमें जो है वो साउंड बिल्कुल क्लियरली और ज़्यादा सुनाई में देता है एज़ कम्पेयर जो है दोपहर के टाइम पे। तो किस वजह से जो है वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो दूर दूर की आवाज़ें बिल्कुल क्लियरली वो सुनाई दे रही होती हैं। उसकी वजह ये है कि सुबह के टाइम जो है मॉर्निंग में जो वाटर वेपर्स होते हैं एयर में, और वाटर वेपर्स की डेंसिटी जो है वो क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरा टाइम होता है दोपहर का टाइम हो या उसमें। तो वाटर वेपर सुबह के टाइम मॉर्निंग में जो वाटर वेपर्स होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, तो डेंसिटी कम होने से साउंड की रफ्तार क्या होगी, बढ़ जाती है। तो डेंसिटी कम होने से वाटर वेपर्स की जो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इस वजह से हमें मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो आवाज़ बिल्कुल क्लियर और दूर दूर तक जो है वो आवाज़ें क्या देती हैं, सुनाई देती हैं। ठीक है, तो ये दो जो है रिलेशन थे, एक टेम्परेचर का रिलेशन और हमारे पास क्या है डेंसिटी का रिलेशन विथ स्पीड ऑफ साउंड। तो हमारे पास जो है उम्मीद है ये आज का जो है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि चेक कर लेते हैं कि डिफरेंट मीडियम में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिफरेंट है, और वो कौन कौन सी स्पीड है और किस मटेरियल में स्पीड ज़्यादा है, किस मटेरियल में मीडियम में जो है वो स्पीड जो है वो कम है। तो हम चलते हैं आगे, थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम देखें, प्रीवियस जो अभी हमने डिस्कस किया था कि टेम्परेचर के साथ साउंड की जो है वो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी और कम होगी। अब एयर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर जो साउंड की जो है रफ्तार है वो 243 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम कर दें, 0 डिग्री कर दें, तो 0 डिग्री के पर टेम्परेचर पर एयर में जो साउंड की रफ्तार है वो 331 मीटर पर सेकेंड है। अब वाटर में 25 जो है पर डिग्री सेंटीग्रेड पर 1493 मीटर पर सेकेंड है।
इसी तरह सी वाटर में कुछ और है, डायमंड में कुछ और है हमारे पास, आयरन में, कॉपर में, गिलास में। सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमें मिल रही है डायमंड में। डायमंड एक सॉलिड है और सॉलिड होने की वजह से एटम्स टाइटली बाउंड होते हैं। तो टाइटली बाउंड होने की वजह से जो है साउंड वेव्स एक एटम से दूसरे एटम तक बहुत जल्दी जो है वो साउंड क्या होता है, वो साउंड की एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो इस वजह से डायमंड में जो है स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा है। हम इस तरह यूँ कहते हैं कि जो हमारे पास सॉलिड होते हैं, सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर लिक्विड के, क्योंकि सॉलिड के जो एटम्स होते हैं वो ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं एज़ कम्पेयर लिक्विड के। स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड में ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर किसके, एयर के, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल एयर के कंपैरिजन ज़्यादा बाउंड होते हैं। तो इस वजह से साउंड की एनर्जी भी वो एयर के मुताबिक लिक्विड में बहुत फास्ट जो है वो क्या करेगी, साउंड की एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, या हम कह देंगे ट्रैवल करेगी। तो इस वजह से लिक्विड में साउंड की जो है वो स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर एयर के। तो हम यहाँ से इसको यूँ समझें कि साउंड की रफ्तार सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगी और सॉलिड के बाद फिर लिक्विड में साउंड की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, और लिक्विड के बाद जो है हम कह देंगे गैसेस में जो है वो साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी। तो उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी कीजिएगा, पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।